Hello student, this is Deepak Chaudhary and welcome to you my YouTube channel Deepak Chaudhary sir. So हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की जो बिगिनिंग करने वाले हैं बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग वे से करने वाले हैं। हम ये 12th अकाउंटेंसी को हम पूरी जो सीरीज है उसको हम आईपीएल के साथ जोड़ने वाले हैं। आपको पता होगा कि जो मैंने क्लास 11th अकाउंटेंसी है उसको मैंने एक शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीएमकेओसी से हमने पूरी तरीके से उसे अलाइन किया क्योंकि वो चैप्टर इसलिए अलाइन हुआ क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पर बेस्ड था और हमारी जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है वो बिल्कुल आईपीएल जो है हमारा थीम है वो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही साबित होगी और स्टूडेंट्स एक बहुत यूनिक वे है और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके हर एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। हाँ, थोड़े से पार्ट ज़्यादा रहेंगे, बट आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरे वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल हम फुली कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, हम सारी बुक्स के रेफरेंसेस लेंगे, हम चाहे वो टीएस ग्रेवाल हो, डीके गोयल हो, चाहे हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हो, हम सब चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं और स्टूडेंट्स विश्वास मानिए कि इससे बाहर आपका कोई कुछ भी नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट जो चैप्टर है उसकी जो बिगिनिंग है स्टूडेंट्स वो हमारी पार्टनरशिप्स की डेफिनिशंस के साथ में होती है। तो हमारी जो पार्टनरशिप्स जो है हमारा एक एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932 और ये जो 1932 इसका मतलब है ये बिफोर हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही ये जो एक्ट है वो बन चुका था। हमारा इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ था लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था। तो कई बार इस जो हमारा एक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्पेशली इस डेफिनिशंस के अंदर आपको सेक्शन नंबर 4 आपको याद रखना है। क्योंकि आजकल सीबीएसई जो है हाई थिंकिंग क्वेश्चंस बेस्ड पूछे जाने लगे हैं, तो बहुत निटी-ग्रिटीज़ जो है चैप्टर की वो भी आपको याद रखनी होती हैं। तो ये जो डेफिनिशंस है वो सेक्शन नंबर 4 के अंदर दी गई है ना? एमसीक्यू में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए 22 के एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्टनरशिप एक्ट जो है डेफिनिशंस है वो कौन से सेक्शंस में आती? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4 में एक डेफिनिशंस गिवन है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन। ये जो पार्टनरशिप है वो पर्सन्स के बीच में रिलेशंस को दिखाती है। ठीक है? Who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस डेफिनेशंस का अगर हम पोस्टमार्टम करें ना, तो सबसे पहले पार्टनरशिप जो है ना, रिलेशंस बिटवीन अ पर्सन्स है। तो पार्टनरशिप जो भी होगी वो पर्सन्स के बीच में होगी। सपोज़ आपने एक मूवी भी देखी होगी जिसमें उस मूवी में एक पार्टनर्स अपने डॉग को एक पार्टनर एक कास्ट होता है जो डॉग को अपना पार्टनर बना लेता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये हमारे पार्टनरशिप्स एक्ट 1932 में ये नहीं है कि हम किसी डॉग या किसी एनिमल के साथ हम पार्टनरशिप कर पाएँ। ठीक है? तो पार्टनरशिप इज़ द रिलेशंस बिटवीन अ पर्सन्स हू हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिज़नेस। देखिए कोई ना कोई पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की जाएगी ना, उसका केवल एक ही जो है ऑब्जेक्ट्स होगा, वो ऑब्जेक्ट्स होगा कि प्रॉफिट अर्न करना। जो पार्टनरशिप्स है, उसका मेन मकसद क्या है? उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट्स को जनरेट करना। कोई भी पार्टनरशिप सोशल वर्क के लिए एस्टेब्लिश नहीं की जा सकती है। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो ये बिज़नेस जो है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए पार्टनरशिप ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर बिज़नेस को रन करें, है ना? उसमें से कोई एक पार्टनर्स भी हो सकता है जो बिज़नेस को रन कर सकता है उन सारे पार्टनर्स के बिहाफ़ पर। मान लीजिए कि एक बहुत सारा छोटा-सा बिज़नेस है। अब उस छोटे से बिज़नेस के अंदर ये ज़रूरी नहीं मान लीजिए कि 10 पार्टनर्स हैं और दसों के दसों पार्टनर्स उस बिज़नेस को रन करें, ऐसा कभी ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि 9 पार्टनर्स जो हैं वो सारे बिज़ी हैं किसी वर्क में, तो वो अपने बिहाफ़ पर किसी एक पार्टनर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, जो बिज़नेस को रन कर सकता है। तो इसकी कुछ स्पेसिफ़िकेशंस है कि सबसे पहले ओनरशिप्स को शेयर्स करेंगे और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा। पार्टनरशिप्स में जो एक एग्रीमेंट्स होता है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे जिसको पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है और ये जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। और एक मेन चीज़ होगा कि पार्टनरशिप्स में हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग की जाएगी। अगर हम इसको आईपीएल एनालॉजी से पढ़े ना, तो जस्ट लाइक आईपीएल प्लेयर्स फॉर अ टीम टू शेयर सक्सेस ऑफ द फील्ड, पार्टनर्स कम्स टुगेदर टू शेयर द प्रॉफिट। जब कोई ऐसी विनिंग मिलती है ना, तो सारे टीम प्लेयर्स मिलके उस विनिंग को एन्जॉय करते हैं। वो किसी पर्टिकुलर एक प्लेयर्स की विनिंग नहीं होती है, पूरे की पूरी जो टीम है उसको जो है उस
उस टीम उसको विनिंग का जो है वो उसका प्रॉफिट्स वगैरह मिलता है। तो इसी तरीके से हमारी जो पार्टनरशिप्स है इसी तरीके से वर्क करती है। अब हम बात करते हैं इसके क्या फीचर्स हैं। कोई भी पार्टनरशिप स्टैब्लिश हो गई है, तो उसके फीचर्स क्या होने चाहिए? तो सबसे पहले होना चाहिए म्यूचुअल एजेंसी। स्टूडेंट्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है। म्यूचुअल एजेंसी अब ये म्यूचुअल एजेंसी कैसे वर्क करता है? जैसे सपोज़ अगर पूरी टीम है, तो जब टॉस होता है ना? तो टॉस सेरेमनी के अंदर क्या होता है, जो टीम का जो कैप्टन होता है ना, वो क्या करता है, सारी टीम के बिहाफ़ पर क्या करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, दैट इज़ नोन एज़ द म्यूचुअल एजेंसी। जैसे जस्ट लाइक अ क्रिकेट कैप्टन, व्हेन द कैप्टन्स मेक्स द फील्ड डिसीजन, द एंटायर टीम इज़ बाउंड बाय दोज़ चॉइस। अगर कैप्टन ने ये डिसाइड किया कि फर्स्ट जो बॉल है, फर्स्ट ओवर है, वो ये बॉलर फेंकेगा, तो वही बॉलर्स जो हैं, वो फेंकेगा और ये सारा का सारा जो डिसीज़न्स होता है, वो ये माना जाता है कि जो कैप्टन ने डिसीज़न्स लिया है, उसी में सबकी एग्रीमेंट्स हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी होती है, ईच पार्टनर्स कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म्स एंड बाइंड टू अदर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को भी क्या करता है, बाइंड करता है। सेकंड है शेयर्स प्रॉफिट हमेशा कोई ना कोई पार्टनरशिप्स होगी ना उसमें प्रॉफिट और लॉसेस क्या किए जाएंगे शेयर्स किए जाएंगे कई बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर क्या माइनर पार्टनर्स बन सकता है हाँ स्टूडेंट्स माइनर पार्टनर बन सकता है लेकिन माइनर्स जो होगा वो कभी भी लॉस को जो होगा वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा केवल प्रॉफिट के पार्टिसिपेशंस के लिए एक माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है तो नॉर्मल अगर पार्टनर्स है ना वो सारे पार्टनर्स प्रॉफिट एज़ वेल एज़ लॉस को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। या तो कोई ना कोई रेशियो होगा या कोई ना कोई एग्रीड वैल्यू दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? वो प्रॉफिट शेयरिंग को है ना डिवाइड करेंगे। पार्टनर्स लिमिट बच्चों ये कई बार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितने मिनिमम नंबर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्टनरशिप एक 1932 में केवल मिनिमम पार्टनर्स की जो है वो एक डिजिट डिसाइड की गई। मैक्सिमम की कहीं डिसाइड डिजिट जो है डिसाइड नहीं कर रखी है कि मिनिमम जो होंगे वो 2 पार्टनर्स होंगे। किसी भी पार्टनरशिप में एज़ पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 मिनिमम नंबर हैज़ डिसाइडेड ओनली द 2 पार्टनर्स इज़ टू बी अ मैंडेटरी 2 पार्टनर्स होंगे, 2 से कम कोई पार्टनर्स नहीं हो सकता। इससे पहले हमारे पास अभी जो पार्टनरशिप एक्ट जो है ना 1932 उसमें अभी कंपनी एक्ट 2000 जो 13 है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो आए हैं। जैसे एक मिसलेनियस एक्ट 2014 हुआ है, जो पार्टनरशिप अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे? तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप्स एक्ट 1932 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स डिफाइन नहीं किए हैं। क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछा गया था कि according to the partnership act 1932 how many maximum number of partners to be appointed by the firm but उसमें लिखा गया था 50 तो स्टूडेंट्स ने 50 टिक कर दिया था लेकिन उसके साथ एक ऑप्शंस और भी था नॉट डिफाइन तो इसका जो आंसर था वो सही मायने में नॉट डिफाइन आंसर होता है क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है डिफाइन नहीं किया गया इससे पहले जो एक्ट था पार्टनरशिप कंपनी एक्ट 1956 जो चलता था, उसमें ज़रूर जो था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एक बैंकिंग बिज़नेस है तो उसमें 10 हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग बिज़नेस है तो उसमें 20 हो सकते हैं, बट अभी वो रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। अभी जो है हमारा कंपनी एक्ट जो है 2013 का मिसलेनियस एक्ट 2014 है, रूल नंबर 2014 है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है, वो 50 अलाउ किए गए हैं। न कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। उसके साथ-साथ में अगर हम देखें लीगल स्टेटस तो पार्टनरशिप इज़ नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए पार्टनरशिप्स कभी भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हो सकती और पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होगी स्टूडेंट वो एक अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ रहेगी। पार्टनरशिप्स जो है कभी भी पार्टनरशिप से अलग नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप इज़ नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर कुछ और बात करते हैं कि पार्टनरशिप जो होता है ना एक वॉलंटरी एसोसिएशंस होता है क्योंकि पार्टनर जितने भी जॉइन होते हैं ना वो बाय चॉइस होते हैं अपने म्यूचुअल कंसेंट्स के थ्रू क्या होते हैं पार्टनर्स जो होते हैं वो पार्टनरशिप्स में जॉइन करते हैं ठीक है नेक्स्ट
कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस, पार्टनर्स के बीच के जो रिलेशंस होते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होते हैं। एक्चुअली उनमें कोई लीगल एग्रीमेंट हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने अभी आपको डिफाइन किया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप्स में एक जो एग्रीमेंट्स होगा वो हमेशा रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में ओरल एग्रीमेंट्स, ओरल जो है वो भी उसके तहत भी आप पार्टनरशिप जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाएगा, तो फिर उसके अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अगर आपका डीड नहीं बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो जजेस होंगे या जो भी जूरी होगी, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेगी, वो अभी हम आगे की स्लाइड में हम बात करने वाले हैं। पार्टनरशिप्स में अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है स्टूडेंट। पार्टनरशिप्स और मैंने जैसे अभी बताया कि पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप्स आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर सपोज़ पार्टनरशिप्स में ऐसा कोई सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है, तो पार्टनरशिप्स में जो पार्टनर्स होंगे वो पर्सनली लायबल्स होंगे सारे डेब्ट्स को पे करने के लिए। इसका मतलब उनके घर के जो भी जो सामान है, घर की जो चीज़ें हैं, वो भी क्या हो जाएगी इस डेब्ट्स को पूरा करने में उसको यूज़ में ली जाएगी क्योंकि पार्टनरशिप की जो लायबिलिटीज़ होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है स्टूडेंट। नाउ वी आर कमिंग टू द राइट्स ऑफ पार्टनर्स। देखिए पार्टनर्स को क्या-क्या राइट्स होते हैं पार्टनरशिप के अंदर। सबसे फर्स्ट होता है राइट टू पार्टिसिपेशन। कोई भी पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप में क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। कहाँ पर? मैनेजमेंट्स के अंदर। जैसे हर एक पार्टनर्स जो है वो पार्टनर्स के डिसीजंस में क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। और जैसे सपोज़ अगर मैं बात करता हूँ क्रिकेट की ही बात करते हैं तो आईपीएल जैसे अभी हमने कहा कि हम पूरा का पूरा जो हमारा जो थीम है वो इसी पर बेस्ड है। अगर हम बात करें जो कैप्टन के जो डिसीजंस होते हैं ना, कैप्टन हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी को जो है वो डिसाइड करते हैं लेकिन टीम प्लेयर्स भी अपने एफर्ट्स या अपनी स्ट्रैटेजी को क्या कर सकते हैं जो कैप्टन्स है उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेशंस का राइट्स है। राइट टू शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। देखिए जो भी पार्टनर्स होंगे ना वो प्रॉफिट और लॉसेस में क्या करेंगे पार्टिसिपेट्स करेंगे, है ना? अगर सपोज़ किसी वजह से लॉस हुआ है तो वो लॉस भी क्या करना होगा अदर पार्टनर्स को बियर करना हो सकता है। नेक्स्ट है राइट टू एक्सेस ऑफ द अकाउंट। कोई भी पार्टनर चाहे तो पार्टनरशिप्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इजीली एक्सेस कर सकता है। उसे किसी द्वारा कोई डिनाय नहीं किया जा सकता है। ये उसके राइट्स है। पार्टनर्स कैन इंस्पेक्ट द बुक्स एनी टाइम लाइक प्लेयर जैसे रिव्यूइंग द मैच स्टैटिस्टिक्स एंड द परफॉर्मेंस डेटा। जिस तरीके से एक प्लेयर्स जो है वो परफॉर्मेंस डेटा स्टैटिस्टिक्स को देख सकता है, उसी तरीके से पार्टनर्स भी क्या कर सकता है क्या पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स है उसको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट बी इंडेम्निफाइड। इंडेम्निफाइड का मतलब ये होता है कि सपोज़ अगर किसी पार्टनर्स ने अगर पार्टनरशिप्स के बिहाफ़ पर कोई एक्सपेंसेस किए हैं, तो उसके लिए उसे कंपनसेट किया जाएगा अदर पार्टनर्स द्वारा। नेक्स्ट राइट टू रिटायर, वो रिटायर हो सकता है। बी कंसल्टेंट, कोई भी डिसीजंस लिए जाने हैं पार्टनरशिप में तो वो एक मैंडेटरी होगा कि उस पार्टनर्स जो भी पार्टनर्स है उसके जो व्यूज़ हैं उसको भी ध्यान में रखा जाए। राइट टू डिसॉल्व, अगर पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है, अगर पार्टनरशिप्स को आपको क्लोज़ करना है, फर्म को क्लोज़ करना है, तब भी आपको उनकी जो जो एडवाइस है या उनसे उनके जो ओपिनियंस है वो ली जाएगी। So partners must be a compensate for the losses for the other partners misconduct and the consolidated on all major business decision जो हमने बता दिया था be indemnified जो है अगर कोई भी इस तरीके की लॉसेस हैं या किसी पार्टनर्स ने उनको बियर किए हैं तो उसे कंपनसेट किया जाएगा. So every partners can exit with the notice has the power to dissolve the firm by म्यूचुअल कंसेंट. वो अपनी सहमति से वो चाहे तो पार्टनरशिप फर्म से अलग हो सकता है या पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है पार्टनरशिप डीड. हमने कहा था कि पार्टनरशिप्स के जो एग्रीमेंट्स है ना वो ओरल भी हो सकते हैं और रिटन एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं. लेकिन मोस्टली जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनको जो होते हैं वो रिटन में होते हैं कि एक तरीके का एक स्टैम्प होता है, जिसमें जो भी पार्टनर्स होंगे, उसमें उन पार्टनर्स के नेम्स होंगे, फर्म का नेम क्या है, किस टाइप का नेचर ऑफ बिज़नेस है, ये ट्रेडिंग है कि मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पार्टनर्स में जो भी आप डिवाइडेशंस कर रहे हैं प्रॉफिट्स का, उसका रेशियो क्या है, हर एक पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या होगी, कैपिटल कंट्रीब्यूशंस क्या-क्या होगा, ऑल द डिसीजंस आर जो होंगे वो सब कुछ उसी पार्टनरशिप डीड में या एग्रीमेंट्स में क्या होंगे, मेंशन्स होंगे। जैसे हम बात करें ना आईपीएल की बात करें, तो जैसे हमने कहा ना कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो पार्टनरशिप डीड में डिफाइन किया होगा। तो उसी तरीके से आईपीएल के जितने भी मेजर्स मैचेस होते हैं ना, उसमें ये डिसाइड कर लिया जाता है कि जो प्राइज़ मनी होगी, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट्स की जाएगी प्लेयर्स के बीच में। फिर जैसे हमने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी डिफाइन किया जाएगा कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाना है। ये सब कुछ एग्रीमेंट्स में होगा। इसी तरीके से जो आईपीएल के मैचेस होते हैं, जो कुछ फ्रैंचाइज़ी होती है वो पार्टनरशिप्स करके ही फ्रैंचाइज़ीज़ मिलते हैं। तो वो जो अगर सपोज़ विनिंग अमाउंट है तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट्स किया जाएगा। फिर सैलरी कमीशंस तो अगर कोई पार्टनर्स है मैंने कहा ना कि सपोज़ किसी पार्टनरशिप में 10 पार्टनर्स हैं, उनके सबके बिहाफ़ पर 1 पार्टनर्स जो है, वो सारी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर रहा है, तो वो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए उसका कुछ न कुछ रेम्युनरेशंस होगा, जो क्या होगा, सारे पार्टनर्स जो होंगे, वो मिलकर भी ये करेंगे, वो सारा सैलरी कमीशंस भी होगा उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन्स किया जाएगा। नेक्स्ट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, ऑल द जो भी डिसीजंस होंगे, वो सारी चीज़ें जो होगी वो पार्टनरशिप डीड में रिटन की गई होगी। सो पार्टनरशिप डीड में अगर आपने पार्टनरशिप रिटन अगर नहीं बनाया तो सपोज़ अगर कोई भी डिस्प्यूट्स कुछ भी अराइज़ हुए पार्टनर्स के बीच में, तो क्या होगा कि रिट अगर डीड नहीं है तो आप अपनी बातों को कोर्ट में नहीं कोर्ट में नहीं रख सकते। क्योंकि अगर आपने पार्टनरशिप डीड बना रखी है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन्स होगी और अगर सपोज़ आपने गलती से आपने अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं किया, केवल ओरल एग्रीमेंट्स किया, तो कुछ चीज़ें होगी जो जो कोर्ट उन्हीं को जो है कंसीडर करेगा, आपकी बातों को नहीं कंसीडर किया जाएगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर सपोज़ पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, नहीं बना रखी है, तो क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या रूल्स जो हो एप्लीकेबल होंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस जो होंगे, वो इक्वली होंगे। कोई पार्टनर्स ये बोले कि मैंने इतना कैपिटल कंट्रीब्यूशंस कर रखा है, मेरा ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशंस है, तो प्रॉफिट्स में मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है? अगर मान लीजिए एग्रीमेंट्स नहीं बनाया, ओरल एग्रीमेंट्स किया है, तो कोर्ट तो क्या मानेगा, कोर्ट ये क्या है कहेगा कि भई आपका एग्रीमेंट्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस हैं, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि पार्टनर्स में जितने भी प्रॉफिट्स और लॉसेस होंगे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँगे। नेक्स्ट किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स नहीं दिए जाएँगे। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही था, तो ये एग्रीमेंट्स में आपको मेंशन करना चाहिए था। चूँकि आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो सैलरी और कमीशन अगर कोई पार्टनर्स ये मानता है कि भई सारा का सारा वर्क जो है, वो मैं ही जो है पार्टनर्स को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, वो सारा काम मैंने किया, तो मुझे इसके लिए कोई न कोई सैलरी या कोई न कोई रेम्युनरेशंस जो था वो मुझे देने का प्रॉमिस किया था लेकिन कोर्ट उसे डिनाई कर देगा क्योंकि आपका एग्रीमेंट्स नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनर्स को कोई भी एक्स्ट्रा सैलरी कमीशंस नहीं दिया जा सकता है। सो व्हेन नो डीड एक्सिस्ट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफ़ॉल्ट रूल ऑटोमैटिकली अप्लाई तो जब आपने सपोज़ अगर आपने कोई ओरल एग्रीमेंट्स किया कि हम इस तरीके से इस प्रपोर्शंस में हम प्रॉफिट शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट्स करेंगे, तो विश्वास मानिए स्टूडेंट्स आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट तो ये बोलेगा कि अगर आपका डीड है तो लेकर आइए, अदरवाइज़ आपको इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एक्ट 1932 को आपको फॉलो करना होगा कि किसी पार्टनर्स को कोई भी जो है वो प्रॉफिट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, किसी पार्टनर्स को कोई सैलरी कमीशन नहीं दी जाएगी, किसी पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना किसी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो आपको चार्ज करनी है। हाँ, यहाँ एक बात यहाँ याद रखना है सपोज़ अगर किसी पार्टनर्स ने एक्स्ट्रा अमाउंट बिज़नेस में एज़ ए लोन के रूप में दिया है, तो उसे 6% के रूप में उसका इंटरेस्ट ज़रूर पे किया जाएगा। अदरवाइज़ किसी पार्टनर्स को कोई स्पेशली कोई ट्रीट नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं
क्या-क्या लायबिलिटीज़ होगी पार्टनर्स की। तो हमें पता है कि लायबिलिटीज़ हमने राइट्स के बारे में देखा तो हम बात करेंगे जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। हर एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा, किसके लिए होगा? सारे के सारे डेब्ट्स के लिए, है ना? अगर सपोज़ आपकी पार्टनरशिप है एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं, तो उस पार्टनरशिप में होता क्या है कि कोई ना कोई एक पार्टनर्स होता है, जिसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। बाकी सारे पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो अगर कोई डेब्ट्स हो गया, तो उसमें एक पार्टनर्स जो है, वो उन डेब्ट्स डेब्ट्स को क्या कर सकता है? उनको पे ऑफ कर सकता है। अदरवाइज़ अगर एक नॉर्मल लायबिलिटी है, नॉर्मल पार्टनरशिप्स हैं, तो वो साथ में मिलके जॉइंटली ही क्या करेंगे? लायबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट्स करेंगे। क्रेडिटर्स कैन रिकवर फ्रॉम एनी वन पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स टुगेदर और वो जितने भी लॉसेस होंगे या जो भी कंट्रीब्यूशंस है वो सारे पार्टनर्स मिलके करेंगे। तो यहाँ पर एक कांसेप्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। उस कांसेप्ट को हमें थोड़ा-सा समझना है कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज क्या होती है? जैसे मैंने आपको बता दिया था कि सपोज़ अगर कोई ऐसी बात हो जाती है कि पार्टनर्स अपने डेब्ट्स को नहीं पे कर पा रहे हैं, उस केस में पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स होगी, वो उसको यूज़ में ली जाएगी और उनको पे किया जाएगा क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो पार्टनरशिप्स जो हैं, उसमें पार्टनर्स पार्टनर्स और पार्टनरशिप्स है, उसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी का कांसेप्ट जो है, वो तो जैसे उसमें क्या होता है कि लायबिलिटी जो होगी ना, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। पार्टनर्स को पार्टनरशिप फॉर्म से अलग नहीं माना जाएगा। अगर कोई ऐसा डेब्ट आता है, तो पार्टनर्स जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे पे करने के लिए। जैसे कि आईपीएल प्लेयर्स जो है ना डिफेंडिंग द विकेट अलोन वन पार्टनर्स में हैव टू फेस द एंटायर बॉलिंग अटैक ऑफ द क्रेडिटर्स यानी कि सारे के सारे पार्टनर्स या अगर मैं क्रिकेट मैच की तरह अगर देखें तो कई बार क्या होता है कि किसी विकेट्स वगैरह अगर आपके गिर गए हैं तो कोई एक पार्टनर होता है उसको जो डिफेंडिंग रोल प्ले करना होता है वो एग्रेसिव नहीं खेल सकता है उसको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, आपको ध्यान रखना होता है। अब हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट आता है कि पार्टनरशिप्स में चार्ज और एप्रोप्रिएशंस क्या है? तो स्टूडेंट ये कांसेप्ट आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि इसी कांसेप्ट्स के बिहाफ़ पर हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सोल्व होंगे। बच्चों यहाँ पर आपके 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, सेकंड हम एडजस्टमेंट्स हम सीखेंगे और थर्ड हम गारंटी के कुछ क्वेश्चंस होंगे। वो 3 टाइप्स के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं और ये चैप्टर का जो वेटेज है 6 टू 8 मार्क्स का वेटेज होता है इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर जो है बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है। ना इस चैप्टर की थ्योरी इवन इसके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे। तो जो भी हमने अभी थियरी हमने देखी है ना, उससे कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो जो सीबीएसई है वो हर साल इसी सेम टाइप के कांसेप्चुअल क्वेश्चंस को एमसीक्यू में पूछता है। तो जो आपको मैंने पढ़ाया है उसको थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़िए, उसके नोट्स बनाएँ। तो हम बात करेंगे चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशंस क्या होता है, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चार्ज का मतलब होता है जो आउटसाइडर के साथ में जो ट्रांज़ैक्शंस किए जाते हैं उसे हम चार्ज कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी हम उसे बोल सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर पार्टनर्स की सैलरी है, तो पार्टनर्स तो क्या हो गया इंटीरियर पार्ट हो गया, इंटरनल पार्ट हो गया, तो पार्टनर्स की सैलरी तो क्या होगा जब प्रॉफिट होगा तो देंगे, जब प्रॉफिट नहीं है तो हम कौन जो प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर्स को सैलरी किस तरीके से हम पे कर पाएँगे? लेकिन आपको पता है सपोज़ अगर आपको बिज़नेस में लॉस हो गया, आपकी पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, लेकिन आपने किसी पर्सन को हायर कर रखा है अपने बिज़नेस के अंदर, तो आपको पता है चाहे आपको लॉसेस हो जाए, तब भी आपको पे करना है। तो यही होता है चार्जेज़। तो चार्जेज़ अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, आपको आउटसाइडर को पे करना ही करना होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आईपीएल की बात करें, तो यहाँ पर एक कोच होता है हर टीम का कोच होता है। उसे कोई लेना-देना नहीं है कि उसकी टीम जीते या लूज़ लूज़ करे किसी मैच को। उनकी एक सैलरी जो होती है वो डिसाइडेड होती है ना? चाहे वो किसी भी कंडीशन में, चाहे वो मैच विन करे या लूज़ करे, उसमें आपको पे करना होता है। यानी कि जो चार्ज करना होता है वो फिक्स ऑब्लिगेशंस होता है प्रॉफिट्स के ऊपर। चाहे आपको लॉस भी होगा तब भी आपको ये पे करना पड़ेगा। जैसे कोचेस गेट्स पेड द वेदर द टीम विन और लूज़ द सीज़न। तो यही होता है जैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम समझ सकते हैं। जैसे किसी पार्टनर्स ने क्या किया
कि लोन दिया, तब उस पार्टनर्स को आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही करना है। अगर आपका एग्रीमेंट बना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो आपको पता है कि 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना होता है। जैसे अगर मैं कहूँ मैनेजर की सैलरी, तो मैनेजर तो आउटसाइडर हो गया ना, तो मैनेजर्स को भी क्या करना है, चार्ज करना होगा। चाहे आपको प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, कुछ भी जो है मैनेजर्स का जो सैलरी है वो हमेशा आपको पे करना होगा। तो ये जो होता है ना हमेशा फिक्स्ड होते हैं, फिक्स ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनको आपको पे करना ही करना होता है, उनको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम कहते हैं। नेक्स्ट एप्रोप्रिएशंस क्या होता है? देखिए एक तरीके से पार्टनर जो होता है ना, उस फर्म का इंटरनल पार्ट होता है। जैसे सपोज़ अगर पार्टनरशिप फर्म एस्टैब्लिश करी, तो मुझे बताइए हमने ये डिसाइड किया कि पार्टनर्स एक सर्टेन अमाउंट्स जो है वो प्रॉफिट्स में इस तरीके का पार्टिसिपेशन करेगा। मुझे बताइए जब प्रॉफिट्स ही नहीं हुआ तो क्या पार्टनर्स अपने सर्टेन रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। तो एप्रोप्रिएशंस हमेशा पार्टनर्स के साथ में किए जाते हैं। जैसे सपोज़ अगर मैं आईपीएल का ही एग्जांपल लेना एप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे? सपोज़ अगर कोई टीम विन कर गई है तो प्राइज़ मनी जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उसके टीम्स के साथ में। जैसे आईपीएल में मैच होता है, आईपीएल जो कोई टीम है वो जीत गई, तो वो प्राइज़ मनी क्या होती है सारे पार्टनर्स में या सारे टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसी को हम एप्रोप्रिएशंस हम बोलते हैं, है ना? जिसमें जैसे सपोज़ ए प्लेयर्स सेज प्राइज़ मनी ओनली व्हेन द टीम विन्स द टूर्नामेंट। इसमें प्राइज़ मनी तभी मिलेगी जब वो जो टीम है वो विन करती है। अगर विन नहीं किया तो उस केस में किसी पार्टनर्स को कोई भी जो है वो अमाउंट जो है विनिंग अमाउंट नहीं पे किया जाएगा। अभी मैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट बताता हूँ कि जो पार्टनर्स के साथ में किया जाता है। जैसे पार्टनर्स की सैलरी तभी देनी है जब पार्टनर्स को प्रॉफिट हो। इसीलिए हम उसे एप्रोप्रिएशंस कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी आपको पे करना है जब पार्टनरशिप ने कुछ न कुछ अर्न किया हो। प्रॉफिट शेयरिंग में तभी मिलेगा जब फर्म को कोई न कोई प्रॉफिट्स हुआ हो या जो प्रॉफिट फर्म ने कोई न कोई अर्न किया है। तो एप्रोप्रिएशंस हमेशा इंटरनल के साथ में किए जाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि एप्रोप्रिएशन हमेशा पार्टनर्स के साथ किए जाएँगे। चार्ज हमेशा जो किए जाते हैं वो आउटसाइडर के साथ किए जाते हैं और ये चार्ज आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसी भी कंडीशंस में आपको चार्ज करना ही करना है। एप्रोप्रिएशंस केवल आपको ओनली इन प्रॉफिट्स में से ही आपको एप्रोप्रिएशंस किए जाएँगे। तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं क्योंकि ये तो हमारा जो वीडियो है वो थियोरेटिकल है। इसके बाद के जो वीडियो होंगे वो हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को करेंगे और वो इसी कांसेप्ट्स के ऊपर बेस होंगे। जैसे फॉर्मेशन जैसे हमने कहा ना कि सबसे पहले किसी न किसी पार्टनरशिप का फॉर्मेशंस होता है। और हमने कहा ना मिनिमम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर 2 से कम है तो पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड की जा सकती है। मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे, आपस में मिलेंगे, तभी क्या हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्मेशंस किया जाता है। जैसे आईपीएल में क्या होता है, आईपीएल में टीम सिलेक्शंस होता है, पार्टनर्स है ना, सब मिलके क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर उसके बाद में अगर जैसे कोई स्ट्रैटेजी वगैरह है, तो वो सब मिलके बनाते हैं। जो डिड का प्रोविज़न्स होता है, जिस पार्टनरशिप में पहले हमने पार्टनरशिप बिल्ड कर दी, उसके बाद हम एग्रीमेंट्स करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट्स अराइज़ हो जाएँ, तो कोर्ट्स क्या कर सकता है, उन डिड के आधार पर डिसीज़न्स लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स ये भी जो प्रॉफिट कैलकुलेशंस होगा वो डिड में गिवन होगा। अगर आपका ओरल एग्रीमेंट से तो आपको ये डिड की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी बच्चों। नेक्स्ट एप्रोप्रिएशंस हमेशा आपको पता है एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स में से किए जाएँगे, जब प्रॉफिट होगा तो एप्रोप्रिएशंस होगा अदरवाइज़ कोई एप्रोप्रिएशंस नहीं होगा। तो अब जो हमारा है थोड़ा-सा हम एक क्विज़ जो है क्विक क्विज़ हम करवा लेते हैं ताकि जो आपने पढ़ा है उसके बारे में हम आपको पता लगा लेते हैं कि आपने उसको कितना समझा। जैसे हमने कहा व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउ इन द पार्टनरशिप फर्म? तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पूरा नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता है इन इन अ कंपनी एक्ट 2013 अगर ये कहा गया कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मिसलेनियस रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे तो यहाँ पर होंगे 50। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में
मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे? तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि ये डिफाइन नहीं किया गया है, नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद व्हिच डॉक्यूमेंट्स या गवर्न द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच की जो रिलेशंस है उनको कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो गवर्न करता है कि मेंबर ऑफ एसोसिएशंस, पार्टनरशिप डीड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या बैलेंस शीट। तो आपको पता है कि उनके रिलेशंस को कौन सा डॉक्यूमेंट्स होगा डिफाइन करेगा, वो है हमारा पार्टनरशिप डीड। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा है। आपको पता है ना कि यहाँ पर जो भी आईपीएल के जो ऑक्शंस होते हैं उसमें बहुत सारे जो है अलग-अलग कंपनीज वगैरह पार्टिसिपेट करती है, अलग-अलग ग्रुप्स बनते हैं। तो आईपीएल जो फ्रेंचाइजी है ना, वो रियल वर्ल्ड में अगर देखा जाए पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा सही एग्जाम्पल है, क्योंकि टीम जो ओनर्स होते हैं वो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ये किसी एक प्लेयर्स या एक टीम का ये नहीं हो सकता है, कंपनी कई बार एक भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि एक जो है वो ग्रुप बनाते हैं, उस तरीके से वो टीम परचेज़ करते हैं। जिसमें शेयर प्रॉफिट फ्रॉम द टिकट्स, है ना? जो टिकट सेल्स होती है उसके प्रॉफिट्स के शेयर्स में उनका एक एग्रीमेंट्स होता है। इन स्पॉन्सरशिप्स क्या होगी, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स क्या होंगे, इसमें सारा का सारा जो है वो क्लियरली पार्टनरशिप डीड में डिफाइन होता है। स्टूडेंट्स आपको ये लगता होगा कि ये सारे जो जो फ्रेंचाइज़ी हैं, वो टीम को ऐसे ही खरीदते होंगे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। नहीं स्टूडेंट, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट्स होता है अगर कोई टीम उनकी टीम विन करती है, क्योंकि उनको ये स्पॉन्सरशिप्स, उनको टिकट सेल्स, उनका एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है, वो उनको उसमें शेयरिंग होती है। तो ये एक रियल लाइफ़ एप्लीकेशन है, दैट्स व्हाई हमने इसमें जो हमने पार्टनरशिप्स के अंदर पूरा का पूरा हमने आईपीएल के जो कांसेप्ट्स है उसको ऐड किए हैं। तो अगर आपका कोई एग्रीमेंट्स नहीं है, सपोज़ कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो डिस्प्यूट्स अगर अराइज़ होंगे प्राइज़ मनी, लॉसेस के, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो अगर आप कोर्ट में भी जाएँगे तो आपसे पूछा जाएगा, क्या आपने जो आईपीएल फ्रेंचाइज़ी ली है, क्या ऐसा कोई रिटन एग्रीमेंट्स किया है क्या? कि किस तरीके से स्पॉन्सरशिप की फ़ीस को या टिकट फ़ीस को डिवाइड की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी? अगर आप कहेंगे नहीं, हमने कोई डीड नहीं बना रखी, तो उस केस में क्या होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो सारे रूल क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे, यानी कि सारा का सारा जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसी पार्टनर्स को कोई सैलरी, कमीशंस, कोई स्पेशल रेम्युनरेशंस उसको नहीं दिया जाएगा। केवल प्रॉफिट्स होगा तो वो पार्टनर्स में क्या किया जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स किए जाएँगे। लॉसेस भी इक्वली क्या किए जाएँगे? उनको बियर करने होंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये हमारा केवल थ्योरेटिकल पार्ट था। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होने वाला है वो बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल होने वाला है। हम फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बनाने के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।